नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 के विषय गणित तथा उपविषय साधारण समीकरण या सिंपल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस उपविषय में हम चर्चा करेंगे समीकरण के बारे में। समीकरण क्या होता है, समीकरण कैसे बनता है तथा समीकरण को हल कैसे किया जाता है तथा किन किन विधियों द्वारा इसका हल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण की कि समीकरण क्या होता है। बच्चों, समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें व्यंजक के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यह आपने छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, बीजगणित में 3 प्रकार की चीजें होती है। एक है चर, अचर और गणितीय संक्रियाएं। चर वो संख्या होती है जिनके बारे में हम नहीं जान पाते हैं और उन संख्याओं को हम गणित के अल्फाबेट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे x, y, z, l, m, n। इस प्रकार की सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट का इस्तेमाल हम बीजगणित में चर संख्याओं को लिखने में करते हैं। अचर संख्या वो संख्या होती है जो आप छोटी कक्षाओं में गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मान हम जानते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार की सारी संख्याएं जो है वो अचर संख्या कहलाती है। तो शब्दों में कह सकते हैं कि चर संख्या वो संख्या होती है जिनको हम इंग्लिश अल्फाबेट से लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं या इंग्लिश अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं और जिनका मान हम नहीं जानते हैं, परंतु बाद में इनका मान हमें निकाल सकते हैं। अचर संख्या वो संख्या होती है जिनके बारे में हम जानते हैं, हमें पता है कि 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, 3 कितना होता है, 4 का मान कितना होता है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास गणित संक्रियाएं। गणित में हमारे पास जो चिन्ह इस्तेमाल करते हैं उनको गणित संक्रियाएं बोलते हैं, जैसे जमा, नफी, गुणा, भाग। जब इन 3 प्रकार की चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं तो जो हमारे पास चीज प्राप्त होती है, जैसे मैंने अचर संख्या 2 ली, इसको संक्रिया गुना इस्तेमाल करके मैं चर संख्या x ली। इसमें गणित संक्रियाएं जमा का इस्तेमाल किया और अचर संख्या मैंने 4 इस्तेमाल किया, अर्थात ये बन गया हमारे पास 2x जमा 4। क्या आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास समीकरण है? क्या हम इसको समीकरण कहेंगे? जी नहीं, ये समीकरण नहीं है, इसको हम व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक। जब इसी व्यंजक को हम इस प्रकार लिखें, जैसे 2x जमा 4 बराबर है 5, तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या फर्क है। इस व्यंजक को हमने इस प्रकार लिखा तो यहां पर हमें 2 पक्ष प्राप्त होते हैं, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष, और बीच में हमने बराबर का चिन्ह अर्थात समता का प्रयोग किया। इस प्रकार के रूप को हम समीकरण बोलते हैं। दो शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा लिखा हुआ एक्सप्रेशन जिसमें हमें 2 पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष प्राप्त हो और बीच में किसी समता का इस्तेमाल हो, इसको हम समीकरण बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कि समीकरण बनते कैसे हैं। समीकरण कैसे बनते हैं इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लो मेरे पास यहां पर 2 दोस्त हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है।
हमें कहा गया है कि राम और श्याम दो दोस्त हैं और उनके पास कुल 50 सेब है। अब हम ये नहीं जानते कि राम के पास कितने हैं, श्याम के पास कितने हैं। हमें कहा जाता है कि श्याम के पास जितने सेब है वो राम के सेब से दुगना है। ठीक है, श्याम के पास जो सेब है वो राम के पास के सेब का दुगना है, हमें ये दिया गया है। तो हम इनके पास कितने सेब उसको कैसे समीकरण में लिखेंगे और उसको कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि राम के पास x सेब है। ठीक है, जिस तरह हम बोला गया है कि जो श्याम के पास है सेब है वो राम के सेब का 2 गुना, अर्थात श्याम के पास जो है वो इस राम के सेब का 2 गुना है, अर्थात 2x है। और दोनों का योग जो है क्या बोला गया, कुल सेब कितने हमारे पास 50 है, तो हम लिख सकते हैं x जमा 2x बराबर है 50। ये राम के सेब आ गए, ये श्याम के सेब आ गए और दोनों का योग कितना है 50 है, अर्थात 1x जमा 2x 3x बराबर है 50। तो ये हमारे पास क्या बन गया समीकरण। समीकरण ऐसे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। समीकरण को हल करने के हमारे पास 3 आधारभूत तरीके हैं। पहला है हमारे पास ट्रायल एंड एरर, इसको बोलते हैं हम प्रयत्न त्रुटि विधि या प्रयत्न भूल विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो समीकरण दिया गया होता है हमें, उसमें हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से एक ट्रायल करते हैं, प्रयत्न करते हैं उसमें चर का मान भरने के लिए। ठीक है, अगर कोई मान निकल जाता है, ठीक है, समीकरण को संतुष्ट कर देता है। मैं संतुष्ट भी बता देता हूँ, संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है। समीकरण को संतुष्ट करना, ये मेरे पास चर है। आप देख सकते हैं कि जब हम इसको हल करने की बात करते हैं तो हमने क्या किसका मान निकालेंगे, हम चर का निकालेंगे, क्योंकि हम 3 जानते हैं, 3 का मान नहीं निकाल सकते। 3 का मान हम पता है, 50 का मान हमें पता है। तो इस समीकरण में हमारे पास किसका मान का पता नहीं है, वो है हमारे पास चर। तो ये चर का मान निकालना ही समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो मान होगा जब हम इसको यहां पर भरेंगे तो ये पूरी समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब है कि बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है। तो इस विधि में हम ऐसे करते हैं कि चर का मान अपनी मर्जी से भरते हैं और देखते हैं कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। चर के जिस मान के ऊपर समीकरण संतुष्ट हो जाता है, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि चर का वो मान इसका हल है। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी विधि है ट्रांसपोजिंग, इसको हम स्थानांतरण विधि बोलते हैं, स्थानांतरण विधि बोलते हैं। ठीक है, इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में क्या करते हैं हम कि चर का मान ज्ञात करने के लिए चर के दाएं बाएं या उसके साथ जमा नफी में या गुना में जो भी अंक होते हैं उनको हम क्या है ट्रांसपोज करते हैं दूसरी तरफ, मतलब बाएं से दाएं तरफ ले आते हैं, मतलब चर को वहां से अलग किया जाता है। ठीक है, और इससे हम चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल विधि, मतलब चर को अलग करना है। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करते हैं कि समीकरण में चर को अलग करते हैं। अलग करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर चर के जमा में जो अंक होता है उतना ही हम दोनों तरफ जमा करते हैं, या अगर वो माइनस में है तो उतना ही हम दोनों तरफ माइनस करते हैं। अगर चर के साथ लगा हुआ संख्या जो गुना में है तो उतना ही हम दोनों तरफ क्या करते हैं भाग करते हैं। और अगर तो चर के भाग में कोई अंक है उसको वहां से हमने अलग करना है, मतलब चर को हमने अलग करना है उस संख्या से, तो उस संख्या उतनी संख्या से हम क्या करते हैं दोनों तरफ गुना करते हैं। अर्थात अगर चर के साथ कोई संख्या जमा में है तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं उतनी संख्या माइनस कर देते हैं। अगर चर के साथ कोई संख्या माइनस में है तो उतनी संख्या दोनों तरफ क्या कर देते हैं हम जमा कर देते हैं। अगर चर के साथ कोई संख्या गुना में है तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं उतनी संख्या भाग कर देते हैं, मतलब उसका उल्टा करते हैं। अगर कोई संख्या चर के साथ भाग में है तो उतनी संख्या दोनों तरफ क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। आगे हम उदाहरण से मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसको हल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं।
मेरे पास ये यहाँ पर एक प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को आपको सभी विधियों से करके बताता हूँ। 7n-5 बराबर है 19। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास समीकरण है। समीकरण क्यों है? क्योंकि इसके दो पक्ष हैं और बीच में समता का इस्तेमाल किया गया है। हमेशा याद रखें, जब समीकरण की पहचान करनी हो तो समीकरण एक तराजू की तरह होता है। ठीक है, इसके हमारे पास क्या होते हैं? दो पलड़े होते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है? यहाँ पर कांटा होता है जो समता मतलब बराबर के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये वाला पक्ष हमारे पास 7n-5 इस पलड़े में है और ये हमारे पास 19 पलड़े में है और बीच में हमारे पास क्या है? ये समता मतलब ये तराजू का डंडा हमेशा सीधा रहेगा, मतलब दोनों पलड़ों को हमेशा बराबर रखेगा। ठीक है, तो जब समीकरण का ध्यान करना है तो हमेशा तराजू का ध्यान रखना है। वो तराजू में जिस तरह दो पलड़े होते हैं, बीच में समता होती है, तो उसी प्रकार हमारे पास समीकरण भी होता है। अब इसको हम सब विधियों से करेंगे। सबसे पहले मैं इसको हिट एंड ट्रायल मतलब प्रयत्न तथा भूल विधि से करूंगा। तो इस विधि से हम क्या करेंगे? जो मेरे पास यहाँ पर चर है इसके हम कोई मान अपनी तरफ से भरते जाएंगे, मतलब प्रयत्न करेंगे, अपनी तरफ से करेंगे। अगर वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है तो हम बोलेंगे कि ये इसका समीकरण का मान है, समीकरण का हल है। अगर नहीं करता तो उसको हम भूल जाएंगे, तभी तो उसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। मतलब ट्राई करेंगे फिर भूल जाएंगे, इसको प्रयत्न भूल विधि बोलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। एन का मान सबसे पहले मैं भर रहा हूं यहाँ पर 1 या 0 भर सकते हैं आप। अगर मैं 0 भरता हूँ, मान लो 0 शुरुआत करता हूँ, एन 0 भरा तो ठीक है। तो यहाँ पर मान भरूंगा 7 गुण एन, यहाँ पर कितना लिया हमने? 0 ले लिया। तो मेरे पास देखो ये वाला पक्ष है 7n-5 बराबर है 19। तो यहाँ पर n कितना भरना बने? 0 भरना है। तो याद रखना कि 7n का मतलब क्या है? 7n का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखना 7 गुना n, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, 7 गुना x, तो जब हम 7 गुना n है तो जब n का मान 0 पुट भरेंगे यहाँ पर 7 गुना 0 हो जाएगा। तो ये कितना होता है? हमारे पास 0 होता है। 0 जमा 5 बराबर है 19। 0 5 में जोड़ेंगे तो 5 बराबर है 19। तो आपको पता है कि 5 19 के बराबर कभी नहीं होता है। तो मतलब हमारे पास जो हमने ट्रायल किया n बराबर 0 के ऊपर, ये वो गलत है। अब हम इसको भूल जाएंगे। भूलने के बाद हम n का मान 1 भरते हैं। जब n का मान 1 भरेंगे तो 7n-5 बराबर है 19 है। 7n का मतलब 7 गुना n होता है, तो 7 गुना 1 होगा क्योंकि n 1 भर रहे हैं हम। जमा 5 बराबर है 19। 7 गुना 1 7 जमा 5 12 आ गया बराबर है 19। और आपको पता है कि ये कभी बराबर नहीं होता है, तो ये भी हमारे पास गलत है। ठीक है, तो इसको हम भूल जाएंगे, मतलब ये मान इसका नहीं है। अब n बराबर है 2 भरते हैं। आप कुछ भी भर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोबारा से 7n-5 है बराबर है 19 है। तो हम क्या करेंगे? 7n का मतलब 7 गुना n, मतलब 7 गुना 2, n का मान 2 भरा, जमा 5 बराबर है 19। तो 7 2 14 होता है। 14 जमा 5 बराबर है 19। 14 और 5 कितना होता है? 19 होता है। 19 बराबर है 19। अर्थात हमारे पास समीकरण जो है संतुष्ट हो जाता है, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। किस मान के ऊपर? n 2 के ऊपर। अर्थात n बराबर है 2 हमारे पास इस दिए गए समीकरण का हल है। ये हमारे पास एक पहली विधि थी। ठीक है, उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से करके बताता हूं आपको। 7n-5 बराबर है 19। ये पहली विधि आ गई हमारे पास। अब दूसरी विधि से हम कैसे करेंगे? दूसरी विधि से हम क्या करेंगे? मैंने वही आपको बताया। हम इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, इसको एक पक्ष से दो पक्ष ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने n को देखना है अपने। n 7n है पहले, इसके जमा में 5 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसको दूसरी तरफ ले जाना है आपने। तो कैसे हो जाएगा? 7n बराबर है 19। देखा मैंने, ये आपने बाएं पक्ष से वही रखना है, ये दाएं पक्ष से वही रखना है आपने। ठीक है, आपने इसको हिलाना है। तो ये क्या? जमा का 5, तो इस तरफ जो नफी का 5 हो जाता है। जब ये जमा का 5 है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? माइनस का 5। इस तरफ जमा हो रहा था, उस तरफ ये माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो इस तरफ जमा हो जाता है, ये ध्यान रखना आपने। इस तरफ को गुणा में होता है तो उस तरफ भाग में चले जाना है। इस तरफ भाग में होता है तो उस तरफ गुणा में चले जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा हल कर लेते हैं इसको। 7m बराबर है 19 से 5 गए, कितना बचे हमारे पास? 14 बचे। ठीक है, अब देखो अभी भी हमारे पास 7 जो है वो अलग नहीं है, सॉरी n जो है अलग नहीं है। n के गुणा में हमारे पास क्या है? 7 है, गुणा में है ये। n गुणा में 7 है, तो हम इस तरफ ले जाएंगे इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये n उसी पक्ष में है,
14 उसी पक्ष में है, इसको हमने यहाँ से गुना से उठाया, कहाँ चला गया ये दूसरे पक्ष के भाग में चला जाता है। अब इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूए 14, तो n का मान कितना आ गया 2। देखो यहाँ पर पहले विधि से हमारे पास 2 था। ठीक है, अब हम इसको तीसरी विधि से करने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे करेंगे, 7n जमा 5 बराबर है 19। तीसरी विधि से हमने क्या करना है, मैंने बोला हुआ है कि हमने n को यहाँ से अलग करना है, क्योंकि n का मान निकालना है, तो हमने 7 भी यहाँ से हटाना है और 5 भी हटाना है। हटाने का तरीका क्या है, ये जमा का 5 है ना, पहले लिखो, देखो पूरा लिख लो पहले इसको, जमा 5 या जगह छोड़ दो और बराबर है 19 लिखो। ठीक है, अब ये हमारा क्या जमा का 5 है, तो ये इतना ही हमने दोनों तरफ कर लेना है, दोनों तरफ हमने इतना ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ये जमा का 5 है, तो ये दोनों तरफ हम माइनस का 5 कर लिया। आप देख सकते हैं कि समता कभी नहीं है, ये जितना हमने यहाँ घटाया उतने इस पक्ष में घटाया। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो समीकरण होता है वो एक तराजू की तरह होता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 5 ग्राम या 5 किलो घटाया तो यहाँ पर 5 किलो घटाया, तो ये समता कभी नहीं चेंज होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, 7n बराबर है, क्योंकि 5m नबी 5 है, मतलब 5 से 5 लगे 0 हो जाता है, बराबर है 19 से 5 के कितना आ गया बाबा 14 आ गया। क्लियर, अब देखो यहाँ तो पहुंच गए। अब n के गुना में 7 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इतना भाग कर देंगे, भाग मतलब इसका भी बटे में 7 कर देंगे, बटे में 7 कर देंगे। कोई फर्क नहीं आ रहा है इसमें, जो चीज हम दोनों तरफ कर रहे हैं तो इस समता में कोई फर्क नहीं है, ये कभी नहीं टूटना चाहिए। तो ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये यहाँ हल किया हमने, ये यहाँ हल कर देना है। तो यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 1 गुना n हुआ, तो ये n बराबर है, और ये 2/1 मतलब 2 हल। तो तीनों विधियों से मैंने हल करके आपको बता दिया। ठीक है, ये तीनों विधियों से समीकरण को हल करने के तरीका है। ठीक है, कौन कौन विधि हमारे पास है, मैंने पहले बताया आपको। एक हमारे पास है ट्रायल एंड एरर विधि, जो प्रयत्न त्रुटि विधि या प्रयत्न भूल विधि भी बोलते हैं, और एक विधि हमारे पास ट्रांसपोजिंग विधि, जो स्थानांतरण विधि करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, वेरिएबल से विधि, चर को अलग करते हैं। ठीक है, चर को अलग करने हमने दोनों तरफ से जमा नफी करके, अगर एक दोनों तरफ, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या था, जमा का 5 था, दोनों तरफ से हमने क्या इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है जमा का 5 है, दोनों तरफ हमने माइनस का, जमा का 5 दोनों तरफ माइनस का माइनस कर दिया दोनों तरफ, वो सब करते गए, हल करते जाना हमने। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन लेकर हम कोशिश करते हैं कि समीकरण बनते कैसे और समीकरण को शब्दों में कैसे लिखा जाता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि संख्या x और 4 का योग 9 होता है, तो इससे हमने समीकरण बनाना है, समीकरण किस प्रकार बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल काम होता है, जो आपको शब्दों में लिखा है उसको आपने समीकरण रूप में लिखना है। कैसे, कुछ संख्या x है और उसमें क्या है 4 योग किया हुआ है, सिंपल सा काम। देखो एक संख्या x है और एक 4 है और दोनों का योग किया गया है, बोला गया योग। संख्या x और 4 का योग कितना होता है मतलब बराबर है 9। तो देखो समीकरण बन गया, इसका मतलब ये है, ये शब्दों में ना ये हमारे पास समीकरण रूप है इसका। इसी प्रकार हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या z, कुछ z संख्या है, उसका क्या किया पहले 1/3 का 1/3, इसका 1/3, फिर उसका 3 योगफल 60 होता है। बिल्कुल आसान है, जो ध्यान से पढ़ोगे आप यहाँ पर, मतलब कोई संख्या z है, उसका 1/3 का 1/3 मतलब 1/3 और 3 का योग, मतलब z की 1/3 और 3 दोनों का योग कितना होता है, बराबर है 60 होता है। जो होता है मतलब बराबर में लगाना उसको, का योगफल 60 है या 60 होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, z गुना 1, ऐसे लिखते हैं इसको, z गुना 1, z आ गया, 1 गुना 3, 3 आ गया, जमा 3 बराबर है 60। तो ये भी हमारे पास समीकरण बन गया। ठीक है, अब हम ऐसे समीकरण को शब्दों में भी लिख सकते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पर, इसको कैसे लिखेंगे, मेरे पास है p जमा 4 बराबर है 15। अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसे ये किया हुआ हमने, कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे किसी संख्या p और 4 का योग, कैसे लिखेंगे इसको, संख्या p और 4 का योग 15 होता है। कितना होता है, बराबर 15 है ना, 15 होता है, ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, देखो हमने इस समीकरण को शब्दों में लिख लिया। इस प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2m बराबर है 7, जो शब्दों में कैसे लिखेंगे हम, मेरे पास है 2m बराबर है 7। जो क्या किया है, संख्या को क्या किया जा रहा है, 2 गुना कर रहा है। जरा सोचो अपने शब्दों में, मन में सोचो कैसे करेंगे आप,
एम कोई संख्या है, उसको क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, और कितना होता है वो 7 होता है। बस वही शब्दों में लिखना है आपने। क्या लिखेंगे, संख्या एम का क्या हो रहा है, 2 गुना 7 होता है। ठीक है, इतना आसान है। तो बच्चों आज हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा 7वीं कक्षा गणित की साधारण समीकरण के बारे में। इस अध्याय में, इस उपविषय में हमने देखा समीकरण क्या होता है, वो समीकरण कैसे बनता है, और जब समीकरण बनता है तो उसको हल कैसे किया जाता है, और हल करने की जो 3 विधियां हैं, 3 विधियां के बारे में पढ़ा हमने कि हम ट्रायल एंड एरर मतलब प्रयत्न भूल विधि कैसे करते हैं, ट्रांसपोजिंग मतलब स्थानांतरण विधि कैसे करते हैं, और वेरिएबल से वेरिएबल मतलब चर को अलग करके समीकरण को का मान कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये उपविषय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।